जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि आज का साइंस सेट आपके दिमाग का पूरा टेस्ट लेने वाला है। इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर साइंस मजबूत करना है तो एक भी प्रश्न स्किप मत करना। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार साइंस प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। हाँ, जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। क्या है कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर है। के पारे का अचानक गिरना किसका संकेत है। आपसे पूछा कि वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना किसका संकेत है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंधी तूफान आने का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिरता है तो इसका अर्थ है कि वायुदाब तेजी से कम हो रहा है। वायुदाब में अचानक कमी आंधी तूफान या खराब मौसम आने का संकेत मानी जाती है। यदि पारा धीरे धीरे गिरता है तो सामान्य वर्षा होने की संभावना रहती है। बैरोमीटर का आविष्कार टॉरिसेली ने किया था। सामान्य वायुदाब 76 सेंटीमीटर एचजी माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस वैज्ञानिक को विषाणु जनक का जनक कहा जाता है। आपसे पूछे किस वैज्ञानिक को विषाणु विज्ञान इनकी वायरोलॉजी का जनक कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिमित्री इवानोव्स्की इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिमित्री इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। उन्होंने तंबाकू मोज़ेक रोग का अध्ययन करते समय वायरस की पहचान की। इसी कारण से इन्हें वायरोलॉजी का जनक कहा जाता है। वायरस जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। वायरस केवल जीवित कोशिका में ही सक्रिय रहते हैं। वायरसों का अध्ययन वायरोलॉजी में करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है। ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। इनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है, इसलिए यह यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, यह भी ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूध का पीला रंग उसमें उपस्थित किस पदार्थ के कारण होता है। आपसे पूछा है कि दूध का पीला रंग उसमें उपस्थित किस पदार्थ के कारण होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोटीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूध का हल्का पीला रंग मुख्य रूप से कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन एक पीला वर्णक है यानी कि पिगमेंट है जो विटामिन ए का स्रोत भी माना जाता है। गाय के दूध में कैरोटीन अधिक होने के कारण उसका रंग हल्का पीला दिखाई देता है। भैंस के दूध में कैरोटीन कम होता है, इसलिए उसका रंग अधिक सफेद दिखाई देता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो केसिन जो दिया हुआ या दूध का मुख्य प्रोटीन है, रंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। लैक्टोज या दूध की शर्करा है और एल्ब्यूमिन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है लेकिन पीले रंग का कारण नहीं है। दूध में मुख्य प्रोटीन कैसीन होता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चींटी या मधुमक्खी के डंक के असर को कम करने के लिए लगाए जाने वाले कैलामाइन लोशन में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। आपसे पूछा है कि चींटी या मधुमक्खी के डंक के असर को कम करने के लिए लगाया जाने वाला कौन सा लोशन कैलामाइन लोशन में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक कार्बेट। जिंक कार्बोनेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3। ZnCO3 इसका रासायनिक सूत्र होगा यानी कि जिंक कार्बोनेट। कैल्शियम कैलामाइन लोशन में मुख्य रूप से जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। यह त्वचा की जलन, खुजली और कीड़े के डंक के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। मधुमक्खी या चींटी के डंक में अम्लीय प्रभाव होता है जिसे कैलामाइन शांत करता है। त्वचा रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के रूप में उपयोग होता है। कैल्शियम क्लोराइड नमी सोखने में उपयोग होता है और मैग्नीशियम सल्फेट इप्सॉम सॉल्ट कहलाता है।
कैलामाइन में जिंक ऑक्साइड भी पाया जाता है, या त्वचा पर ठंडक का एहसास देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व किन समूहों के बीच स्थित हैं। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व किन समूहों के बीच स्थित हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, समूह 3 से 12 तक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आधुनिक आवर्त सारणी के ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच पाए जाते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों में धात्विक गुण, परिवर्तनशील संयोजकता और रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता होती है। लोहा, तांबा, निकल और चांदी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। डी ब्लॉक तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया में लोहे का क्या होता है। आपसे पूछा है कि जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया में लोहे का क्या होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जंग लगना लोहे का ऑक्सीकरण है। जब लोहा वायु की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे जंग कहते हैं। जंग लगने से लोहे की मजबूती कम हो जाती है। यह एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है। रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका रासायनिक सूत्र जो होता है Fe3Fe2O3 इंटू XS2O। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है। आपसे पूछा है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव नाइट्रोजन में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसका तापमान लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें कोशिकाएं लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। इसमें पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में सुधार होता है। आधुनिक डेयरी उद्योग में तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। IVF तकनीक में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत और प्लीहा में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण मुख्य रूप से यकृत यानी कि लीवर और प्लीहा में होता है। जन्म के बाद और वयस्क अवस्था में RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होने लगता है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग देता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अस्थिमज्जा वयस्कों के RBC निर्माण का मुख्य स्थान है। हृदय रक्त पंप करने का कार्य करता है। अग्नाशय पाचन रस एवं इंसुलिन बनाता है। RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। क्या RBC का जीवन काल जो होता है लगभग 120 दिन होता है। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। टमाटर और पालक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। हम लोग जानते हैं कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। आपसे पूछा है कि टमाटर और पालक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ऑक्सिलरी अम्ल। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर, पालक और कई हरी सब्जियों में ऑक्सिलरिक एसिड पाया जाता है। शरीर में इसकी अधिक मात्रा कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाती है, जिससे गुर्दे की पथरी हो सकती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है यानी कि ऑर्गेनिक एसिड है जो पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही और खट्टे दूध में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। जो पूछा है वह पूछा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या CO2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। सूर्य
के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन जो है ग्लूकोज बनता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं। आपसे पूछा है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़ों से खून आना और दांत कमजोर होना सामान्य लक्षण है। विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन बी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है नींबू, आंवला, संतरा है। रासायनिक अम्ल जो होते हैं, इसका रासायनिक अम्ल जो है, रासायनिक नाम जो इसका है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंसुलिन का स्त्राव कहां से होता है। आपसे पूछा है कि इंसुलिन का स्त्राव कहां से होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव अग्नाशय से होता है या रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पीयूष ग्रंथि क्या है, तो पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। एड्रिनल एड्रेनोलिन हार्मोन बनाती है। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। आपसे पूछा कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उनका कम घनत्व। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी उनका कम घनत्व। बादलों का घनत्व वायु की तुलना में कम होता है, इसलिए वह तैरते रहते हैं। बादल जल की सूक्ष्म बूंदों और बर्फ के कणों से बने होते हैं। गर्म वायु ऊपर उठती है और बादल बनने में सहायता करती है। जल चक्र में बादलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संघनन से बादल बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नीला थोथा किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि नीला थोथा जो है किसे कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CuSO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। इसका रंग नीला होता है और यह क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका उपयोग कृषि विद्युत लेपन तथा कवकनाशी के रूप में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम के रूप में पाया जाता है। आयरन सल्फेट हरा थोथा कहलाता है। सोडियम सल्फेट जो है ब्लू विट्रॉल कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 है। CuSO4 है। आयरन सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 है। हरा थोथा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है। आपसे पूछा कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है हेपरिन। हेपरिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। हेपरिन एक प्राकृतिक प्रतिरोधी है या रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। इसका निर्माण मुख्यतः यकृत और फेफड़ों में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो फाइब्रोनोजन रक्त जमने में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। हेपरिन का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। आपसे पूछा है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जेरोंटोलॉजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जेरोंटोलॉजी में वृद्धा अवस्था यानी कि ओल्ड एज और उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। या जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और जीवन शैली का अध्ययन इसमें शामिल होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन किया जाता है। टेराटोलॉजी में भूड़ की विकृतियों का अध्ययन किया जाता है।
और पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन ऑर्थोनोलॉजी में किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछा कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार द्रव के वेग बढ़ने पर इसका दाब घट जाता है। इसका उपयोग हवाई जहाज के पंख, स्पेयर और कार्ब्यूरेटर में किया जाता है। तेज बहने वाले द्रव का दाब कम होता है। बर्नौली सिद्धांत द्रव गतिकी का महत्वपूर्ण नियम है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ठोसों में ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है। आपसे पूछा है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालन। चालन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से चालन, कंडक्शन द्वारा होता है। चालन में कण अपनी जगह बदले बिना ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। बाकी विकल्पों धातुएं जो हैं उष्मा की अच्छी चालक होती हैं। अन्य विकल्पों की बात में संवहन द्रव और गैसों में मुख्य रूप से होता है। विकर्ण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वाष्पीकरण द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया है। उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? तो उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकर्ण। लकड़ी और प्लास्टिक उष्मा के कुचालक होते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा विकर्ण द्वारा पहुंचती है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश की वह घटना। आपसे पूछा कि प्रकाश की वह घटना जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी आवृत्ति नहीं बदलती क्या कहलाती है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की वह घटना जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी आवृत्ति नहीं बदलती क्या कहलाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्तन कहलाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन में प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य बदलती है लेकिन आवृत्ति स्थिर रहती है। यह घटना तब होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम बदलने पर प्रकाश किरणें मुड़ जाती हैं। स्नेल का नियम अपवर्तन से संबंधित है। हीरा अधिक अपवर्तनांक के कारण चमकता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।